ऑफ ऑल आपका जो DSSB का जो काउंसलर का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 लेवल पे तैयारी करनी है। एक तो आपका पेपर 1 जो कि 100 मार्क्स का आएगा, और जो आपका पार्ट 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आएगा 200 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका पेपर होगा पूरा 300 नंबर का, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है। अब 300 नंबर के पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने टाइम का जो डिवीज़न है प्रिपरेशन के लिए वो कुछ इस तरीके से करना है कि जो पार्ट 1 है उसके लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं देख लूँ, हाँ, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। दूसरा, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रिसेंट पेपर्स की कीजिएगा जो अभी अभी हुए हैं। अब बात रही आपके 200 मार्क्स की, तो कोई क्वेश्चन आंसर्स के लिए कोई बुक नहीं है अवेलेबल। 3 प्रकार का सेक्शन होगा पेपर में। एक वो जो काउंसलिंग से संबंधित है, दूसरा वो जो जनरल साइकोलॉजी है, और तीसरा एक सेक्शन होगा जो कि स्पेसिफिकली विमेन और चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, रूल्स, रेगुलेशन, लॉज से संबंधित है। तो एक्सपेक्टेड जो है वो, क्योंकि प्रीवियसली कोई भी पेपर हुआ नहीं है, तो एक्सपेक्टेड एरियाज जितने भी हैं वो सभी कंप्लीट करने होंगे। फ़िलहाल हम जो स्टार्ट करेंगे वो जो पहले काम ज़रूरी है, यानी कि जिस तरीके से आपको चैप्टर्स दूसरे प्रोवाइड किए गए हैं जो कि EVGC के कोर्स में, जो कि नेट के कोर्स में, और जो कि काउंसलर के कोर्स में कॉमन है, वो आपको दिए गए हैं। अब हम उसमें कुछ चैप्टर्स ऐड कर रहे हैं, कुछ सेक्शंस ऐड कर रहे हैं जिनकी हमने बात की थी, जिनको के लिए प्रीवियस एक वीडियो बनाई जा चुकी है। वो सारे सेक्शंस को हम इस वीडियो में इसके बाद ऐड करेंगे एक एक करके। तो आज से वो सेशन चालू हो रहा है, ये फर्स्ट सेशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपने कहा कि एजुकेशन साइकोलॉजी काउंसलर पोस्ट के लिए करनी होगी या नहीं करनी होगी। बिल्कुल करनी होगी। आपको एजुकेशन साइकोलॉजी भी करनी होगी, और याद रखिएगा एजुकेशन साइकोलॉजी का वो सेक्शन करना होगा जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काउंसलिंग में रोल निभाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ हार्डकोर पेडागॉजी है वो नहीं करनी होगी, लेकिन कुछ साइकोलॉजी है और सोशियोलॉजी है वो करनी होगी। तो ये जो प्रिपरेशन है ये हो करके जाएगी फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, प्लस गाइडेंस एंड काउंसलिंग, प्लस रिहैबिलिटेशन, वेलफेयर फॉर चाइल्ड एंड विमेन। ये सेक्शन आपको करना होगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी टर्म है। एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक अप्लाइड साइकोलॉजी है। पूजा, हम इस विषय में बात कर सकते हैं, मैं आप लोगों से एक डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी मैं टॉपिक करवाऊंगा और मैं बहुत लेट हो गया हूं, तो मीन्स आज ये समय बहुत देर हो गई है। तो मैं आप लोगों से एक सेशन में मुखातिब होऊंगा, आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। कल सैटरडे है, कल मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं, परसों सैटरडे को, पर ऐसा हो सकता है कि कल शाम में हम थोड़ा टाइम निकाल लें, या फिर संडे को आपसे थोड़ा सा टाइम निकाल लें आप लोगों से डिस्कशन करने के लिए। तो उसमें हम एक गूगल मीट पे सेशन रख लेंगे जिसमें कि आप अपनी समस्याओं को पूछ लीजिएगा और मैं उनको डील कर लूँगा। फ़िलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं, और इस काम को करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, लेट हो गया है, आप लोगों का डिनर टाइम है, एंड इट इज़ बेटर कि हम थोड़ा सा जल्दी चालू करें, क्योंकि लेट तो ऑलरेडी हैं हम लोग, है ना। तो हम बात कर रहे हैं DSSB काउंसलर के सेशन की, और हम जो काम करने वाले हैं उसमें अभी तक ये पेपर हुआ नहीं है।
जब हम DSSB काउंसलर की बात करते हैं तो ये 4200 के पे ग्रेड की जॉब है। सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो इसके ये PRT का लेवल है। अगर टीचिंग के हिसाब से देखें तो PRT का ग्रेड पे है। तो लेकिन जो एग्ज़ाम जो दिया जा रहा है वो PGT के लेवल का है। ये आपको किसी प्रकार की दुविधा होनी नहीं चाहिए और इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो जॉब है ये जॉब एक काउंसलर के रूप में है, जो कि करेक्शनल काउंसलिंग का एक हिस्सा होता है। करेक्शनल काउंसलिंग यानी कि बिहेवियर में सुधार लाना। अब क्योंकि बात हो रही है विमेन एंड चाइल्ड की, तो सबसे पहले हम उस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो सेशन है उसमें है विमेन्स राइट एंड रिलेटेड रेगुलेशंस। इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद जो ज़रूरी होगा उसकी एक एक सेक्शन की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं विमेन्स राइट की। क्यों बात कर रहे हैं विमेन्स राइट की? किसी भी सोसाइटी में अगर हम विमेन का परसेंटेज देखें, दैट कितनी उनकी भागीदारी है, तो वो 50% अगर हम क्वांटिटी के आधार पे देखें। लेकिन अगर हम इसी को उनका क्वालिटी पार्टिसिपेशन देखें तो ये बहुत कम होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए विमेन को, वो एंशिएंट पीरियड से ही नहीं है, जिसके कारण हो सकते हैं, एक तो बायोलॉजिकल हो सकता है, एक कल्चरल हो सकता है, सोशल हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली, और इसके अलावा इकोनॉमिक से लेकर के और बहुत सारे दूसरे कारण हो सकते हैं। कुछ के लिए आपके पास जस्टिफिकेशन हो सकता है, बट कुछ के लिए आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं भी है, बट वो स्टीरियोटाइप या प्रेजुडाइसिस के रूप में लागू होते हैं, जिसके कारण जो क्रिएट होता है उसे कहते हैं स्टिग्मा। जब सोशल डिवीजन की बात करें तो ये स्टिग्मा कहलाता है, राइट। अब अगर हम वर्तमान सिचुएशन को अगर समझने की कोशिश करें कि आज जो विमेन की कंडीशन है, तो हम इन प्रॉब्लम को देखेंगे या फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की तरफ जाता है और वो कुछ निश्चित कर देता है सेफगार्ड्स। क्या कहते हैं इन्हें? सेफगार्ड्स। कौन से सेफगार्ड्स? These are called constitutional safeguards. जब हम constitutional safeguards की बात करते हैं, constitutional safeguards यानी कि संवैधानिक रूप से कुछ सुविधाएं, कुछ एक्स्ट्रा सुरक्षाएं दी जाती हैं, ताकि किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का शोषण ना हो सके, एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए जा रहे हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो अप्लाई किए जा रहे हैं, ये हमें तैयार करने ज़रूरी होते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है तो इसे दो टूल्स ऑफ मैकेनिज्म के रूप में करता है। एक हो गया आईपीसी, दूसरा हो गया सीआरपीसी। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और जो सब एक होती है आईपीसी, यानी कि जो एक ऐसी धाराएं जो 1860 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे इंट्रोड्यूस की गई थी। इन्होंने इसी के साथ में सीआरपीसी इस वक्त में छुपी हुई होती थी, यानी हिडन होती थी, जिसे बहुत क्लियर कर दिया गया पहली बार 1882 में एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। 1898 में लैंसडाउन के टाइम पे और बाद में कर्जन के टाइम पे इनमें परिवर्तन किया गया, और 1973 जो आज की डेट में हम फॉलो करते हैं, वो 1973 का
41st अमेंडेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमने सीआरपीसी को अपनाया है। याद रखिए, ये 41st अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडेशन होता है, तो जिसे अमेंडमेंट के रूप में ही किया जाता है। जहाँ तक लॉर्ड मैकॉले की बात है, तो लॉर्ड मैकॉले आए थे 1835 में, और वो एक सबसे पहले लॉ मेंबर थे। हाँ, आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे तो ठीक होगा। लॉ मेंबर थे जिन्होंने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था कि हमारे लिए एक लॉ की प्रोसीजरल बॉडी होनी चाहिए, जिसको कि पहली बार लागू किया गया कैनिंग के टाइम पे। तो ये ध्यान रखेंगे आप, लागू करने वाले कैनिंग थे। हाँ, फर्स्ट लॉ मेंबर थे लॉर्ड मैकॉले, वही जिन्होंने फिल्ट्रेशन थियरी दी थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया था इसको, लेकिन जो लागू किया गया वो सबसे पहले कैनिंग के टाइम पे लागू किया गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने बात की आईपीसी की और सीआरपीसी की। ये कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे डिफरेंट है? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ सेफगार्ड देती है, उन सेफगार्ड को लागू करती है आईपीसी और सीआरपीसी। तो जब हम बात करते हैं कोड मतलब होता है संहिता। इसका मतलब होता है कि किसी नियम या कानून को जब लागू किया जाता है, यानी कि जब उसे इनेक्ट किया जाता है, तो हम ये निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार से इसमें करेक्शन की जाएगी। करेक्शन का यहां पे मीनिंग क्या है भाई? प्रॉब्लम तो बिहेवियर में है ना, तो बिहेवियरल करेक्शन करने के लिए एक क्रिमिनल प्रोसीजर होगा या एक आईपीसी होगी, जिसे आप पढ़ते हैं आईपीसी की धारा मतलब हो गया वो कोड। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा अलग होती है, आईपीसी की अपनी एक अलग किताब है, सीआरपीसी अलग किताब है, जिनके अंदर की ये दिया हुआ है कि क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होगा, या फिर दंड दिया जाएगा तो क्या दंड दिया जाएगा। तो ये दंड देने के लिए है आईपीसी, जिसे सब्सटेंशियल बॉडी कहते हैं, और सीआरपीसी जिसे प्रोसीजरल बॉडी कहते हैं। ठीक है जी, तो सब्सटेंस यानी कि बेसिकली दंड देना, करेक्ट करना। क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि कौन सा तरीका अपनाया जाएगा, प्रोसीजर यानी प्रक्रिया की बात होती है यहाँ पे। ठीक जी, तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। फिलहाल के लिए तो इतना बहुत रहेगा, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं राइट्स की, हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी, फ्रीडम, लॉ और लाइफ की। जब हम इन सब की बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो सेफगार्ड देना चालू करता है, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा झेल रहे थे, वो था डिस्क्रिमिनेशन। सबसे ज़्यादा जो महसूस किया गया कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी को अपनाया गया, यानी कि जनता का शासन, और डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा जो चुनौती है वो है डिस्क्रिमिनेशन। इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इक्वालिटी और राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेकर के और आर्टिकल 18 तक वर्णन किया गया है राइट टू इक्वालिटी का। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें ये समझ लेना जरूरी है कि ये राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। आप लोग जो मौजूद हैं, अगर कोई बताना चाहें तो बता सकते हैं कि अधिकार क्या होते हैं। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक मेरे लिए टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अभी तक भी चैलेंज बना हुआ है। देखते हैं। खैर चलिए, इतनी लेट भी अगर 2 4 5 लोग मौजूद हैं
तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम। खैर, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि राइट्स क्या होते हैं। राइट्स होते हैं अधिकार। अधिकार होती है वो परिस्थितियाँ जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। याद रखिएगा, हैरोल्ड जे लास्की ने 1848 में इसकी परिचर्चा की थी। किसकी? जो मैं बता रहा हूँ आपको। अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। इट मीन्स दोज सिचुएशंस which are mandatory for anyone's perfection and survival are called rights। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो वो काम करने के लिए जिस परिस्थिति की जरूरत है, यानी फ्रीडम, वो आपका राइट है। इक्वालिटी वो आपका राइट है। ये जो इक्वालिटी है, ये जो फ्रीडम है, ये जो आपका शोषण ना हो, आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये सभी जो परिस्थितियां हैं ये अधिकार हैं, राइट्स है, राइट। अब अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर होता है? मूल रूप से जिनके बिना आपका बिल्कुल भी विकास नहीं हो सकता, जिनसे आपका सर्वोच्च विकास होता है, वो तो अधिकार है। और जिनके बिना आपका विकास ही नहीं हो सकता वो मौलिक अधिकार है। मौलिक यानी मूल रूप से, यानी फंडामेंटल, वो बेसिक लेवल के अधिकार जो जिनके बिना आपका विकास संभव ही नहीं है। जब ऐसे अधिकारों की बात की जाती है तो ऐसे अधिकारों की संख्या है 7 फंडामेंटल राइट्स। पहले तक ये 6 होते थे, अब याद रखेंगे 6+1 है, क्योंकि अब एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, राइट। चलिए, 2009 में इसकी घोषणा की गई थी, तो याद रखेंगे आप, राइट टू एजुकेशन। और 2010 में मनमोहन सिंह ने 1 अप्रैल को इसको उद्घोषित करके पूरे भारत में लागू कर दिया। खैर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो इन अधिकारों में सबसे पहले हमें कौन से अधिकारों की जरूरत होती है? तो सबसे पहले जरूरत होती है इक्वालिटी, यानी कि समानता। समानता, समानता 2 प्रकार की होती है। कौन सी? यानी 2 प्रकार बात कर रहे हैं। एक समानता वो जो योग्यता के आधार पर है, और दूसरी समानता वो पैदाइश के आधार पे है। आप सभी एक वोट डाल सकते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, आप हो, मैं हो, या एक सामान्य केले बेचने वाला हो। इट डजंट मैटर कि हम लड़का है, लड़की हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, या हमारी क्या भूमिका है इकॉनमी में। हम सभी को एक ही वोट डालने का अधिकार है। ये हो गई इक्वालिटी बाय बर्थ। दूसरी बात, हमने कुछ योग्यताएं अर्जित की हैं, इसके आधार पे आपने काउंसलर का फॉर्म भरा है, हर कोई नहीं भर सकता, यानी आपकी योग्यता के आधार पे जिन लोगों के पास वो बराबर योग्यता है उनके साथ बराबर व्यवहार किया जा रहा है। ये भी दूसरे प्रकार की समानता है। ये बड़े लेवल पे देखा जाए तो ये दोनों समानताएं हमारे यहाँ संविधान में दी जाती हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से। जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 सबसे महत्वपूर्ण समानता की बात करता है, लीगल, यानी कानूनी समानता। इक्वालिटी के जब इस कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो इक्वालिटी 2 प्रकार की होती है। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। और दूसरी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून आपको समान रूप से प्रोटेक्शन देगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस से आती है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटेन से आती है, राइट। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारे यहां दी गई है, ब्रिटेन से आती है।
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो भी हमारे यहाँ पे दी गई है। चलिए, दैट इज वेरी नाइस। समबडी इज सेलिब्रेटिंग देयर मैरिज और समथिंग लाइक दैट। खैर, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों ही है हमारे यहाँ पे। अब हर एक बालक से लेकर के एक ह्यूमन बीइंग, किसी भी एज का हो, उसको कानून समान रूप से इक्वालिटी देगा। वो अपनी बात को कह सकता है, वो अपनी बात को रख सकता है, सरकार के समक्ष वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। अब ये एक यानी किसी भी व्यक्ति की कास्ट, उसके कलर, उसके सोशल स्टेटस या उसके सेक्स, मतलब बॉय और गर्ल, किसी भी बंदिश के बिना, यानी कि ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इसमें। इट मीन्स एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ एंड एवरीबडी शैल बी प्रोवाइडेड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दैट इज, तो कानून का समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता, ये दोनों दी गई है आर्टिकल 14 के अंदर, राइट। फिर आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है सामाजिक समानता, जिसे आप साधारण भाषा में सोशल इक्वालिटी कह सकते हैं। अब सोशल इक्वालिटी का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति को समाज में उसकी जाति, रंग, पैदाइश का स्थान, उसके लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और समान समझा जाएगा। जब हम सामाजिक समानता की बात करते हैं तो सामाजिक समानता, आपको पता है कि जब वैदिक एज थी, हाँ, संविधान हमें हमारी रक्षा करता है। अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा तो संविधान उसको दंड देगा। तो जब वैदिक कल्चर की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक टाइम से, यानी आज से लगभग 3000 साल पहले, हमारा जो समाज था उसके अंदर 4 वर्ण थे। ये डिवीजन हो गया, और ये 4 वर्ण कैसे थे? हायरार्की में थे, राइट। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो डिवीजन था ही। साथ में अब ब्राह्मण पुरुष के नीचे ब्राह्मण महिला थी। सिमिलरली वैश्य पुरुष के नीचे वैश्य महिला थी। अब आप सोच करके देखो कि क्या वैश्य पुरुष से ज्यादा वैल्यू थी वैश्य ब्राह्मण महिला की? तो सोच करके देखो, फर्दर डिवीजन बहुत थे। यानी कि एक तो शूद्र, और मान लो शूद्रों के यहाँ पे जो महिलाएं थी उनकी क्या स्थिति रही होगी। ये डिस्क्रिमिनेशन था हमारे यहाँ पे। इसी डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध ऐसा किया गया। साथ में समाज के अंदर अलग अलग लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, चाहे वो पैदाइश के आधार पे हो कि आप कौन से धर्म में, कौन सी जगह पे पैदा हो, आप किसके परिवार में पैदा हो। फीमेल और मेल के बीच में डिफरेंसेस थे, जातियों के बीच में डिफरेंसेस थे। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस के कारण ध्यान रखिएगा, कोई भी डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन में कब चेंज हो जाता है? कोई भी डिफरेंस तो हम सब में है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन में कब चेंज हो जाता है? जब उसके लिए कोई एक प्रेजुडाइज या फिर स्टीरियोटाइप उसके साथ में जुड़ जाता है। यही प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करते हैं, भेदभाव
उत्पन्न करते हैं। अदरवाइज डिफरेंसेस अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनते, राइट। अब यहां पे ध्यान रखेंगे कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं, जब दो प्रकार के डिफरेंसेस, एक डिफरेंस प्लस डिफरेंस नंबर 2, जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तब वहां कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, और इसी के कारण फिर लामबंदी होती है, यानी मोबिलाइजेशन, ग्रुप्स बनने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक, पहली बात, आप गरीब हैं, दूसरी बात आप माइनॉरिटी हैं। सारे माइनॉरिटी वालों को लगने लगेगा ज्यादातर माइनॉरिटी वाले गरीब हैं, इसलिए लामबंद होने लगेंगे और दूसरे वर्ग से इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होने लगेगा। ये एक प्रॉब्लम है। इसलिए संविधान एक सेफगार्ड देता है आर्टिकल 15 के अंडर में। 15 ये कहता है कि सभी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली 15 पार्ट 3 में स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए हैं कि महिलाओं के साथ में, निम्न जातियों के साथ में, SC ST के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 इतना बेचारा अकेला थकेला सा पड़ा हुआ है, मैं कुछ लिख देता हूं। इकोनॉमिक इक्वालिटी या फिर राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज। हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन 16(4) वो ये कहता है कि इक्वालिटी लाने के लिए किसी वर्ग के साथ भेदभाव किया जा सकता है। इसे आप कह सकते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है लेकिन प्रोटेक्टिव है। इसका दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं? इसे आप देखते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर में। किस रूप में देखते हैं? रिजर्वेशन पॉलिसी के रूप में। यानी किसी एक वर्ग को ऐसा आप कर सकते हैं। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसके पिथ एंड सब्सटेंस की बात करें, उसके सार और तत्व की बात करें, तो भारतीय संविधान अपने सार एवं तत्व में क्या मानता है? नंबर 1, यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। यानी कि पुलिस ने आपको पकड़ा है तो पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा कि आपने वो गुनाह किया है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आप इनोसेंट। सेकेंड, एक बहुत बड़े थिंकर थे जिनका नाम था मैकआइवर, याद रखेंगे मैकआइवर। मैकआइवर ने कहा था कि भेदभाव का तर्क संगत आधार, किसी भी तरीके से भेदभाव का तर्क संगत आधार होना चाहिए। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई भेदभाव कर रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपको भेदभाव लगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे रही है किसी को, तो उसका तर्क संगत आधार है। इससे तीसरा सार और तत्व का सिद्धांत आता है। वो तीसरा क्या है? वो तीसरी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली बिलीव करता है वो है कि आज इक्वालिटी है या नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है कि फ्यूचर में इक्वालिटी लाने की
कोशिश। हमें फ्यूचर में इक्वालिटी लाने की कोशिश करने की जरूरत है, एंड दीज आर दी वर्किंग मैकेनिज्म। तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान जो आर्टिकल 16 में बात कर रहा है इकोनॉमिक इक्वालिटी की, उसके अंदर वो बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि सभी के साथ समान अपॉर्चुनिटी दी जाए, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि समाज में महिलाओं को के साथ बेहतर व्यवहार किया जाए। जैसे कि 1992 में पंचायती राज आया, और यही पहला इंस्टीट्यूशन था जहां पे कि फीमेल रिजर्वेशन दिया गया, राइट। तो फीमेल को जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, वो सबसे पहले पंचायतों में किया गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो बहुत पिछड़ी हुई हैं, उनको कम मौके मिले हैं, तो अब उन्हें थोड़े से ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए। सिमिलरली शेड्यूल कास्ट, जिनकी हिस्सेदारी, जिनकी भागीदारी कम है शासन चलाने में और सरकार बनाने में और सरकार को प्रशासन को चलाने में, तो उनको थोड़े से ज़्यादा मौके दिए जा सकते हैं, राइट।